ओके, तो एक इंडक्टर है, एक मल्टी टर्न कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल हेनरी। बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है इसको और 1 वीक के ऑफ कंडीशन में, ठीक है। तो हमें कैपिटल यू पता करने के लिए, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, कैपिटल यू पता करने के लिए अभी अभी बता रहा था डब्ल्यू पहले पता करना होता है, वर्क डन। अब वर्क करना क्यों पड़ता है वो समझ ले, फिर उस वर्क का पता लगा ले और वो वर्क ही एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है सोर्स को, वो हम बात करते हैं। तो बिकॉज के है ना 1 वे की ऑफ कंडीशन में है, सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो इस है ना सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हमें पता है ईएमएफ इंड्यूस होता है कब, जब किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, सीधी सी बात, करंट नहीं है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो है। जैसे ही 1 वे की को ऑन करते हैं सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है ना। सडनली मैक्सिमम नहीं हो जाता कि इंस्टेंटली, है ना, इंस्टेंटनियसली मैक्सिमम हो जाएगा, नो, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना कैपिटल बी बिल्ड होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने लगती है ज्यादा, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है अंदर फाई बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है अंदर। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज का अपोज करता है जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि इस है ना इस सोलेनॉइड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडीशन में जनरेट हो रहा है, उसका कॉज क्या है। आप में से कोई बताए, हमने के की को ऑन किया, करंट जीरो से इंक्रीज होने लगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है उस कॉज का जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बताइए इसके प्रोडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। सर चेंज इन करंट। तो वापस बोलो। चेंज इन करंट। चेंज इन करंट, और वो चेंज अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना। तो ये जो सोर्स है, ये जो बैटरी है, ये है ना कॉइल में या सोलेनॉइड जो भी आप इसको माने, इसमें इंक्रीज कर रही है करंट को इस डायरेक्शन में। तो बैटरी का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो ये बैटरी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो उसी का अपोज करता है। जस्ट लाइक आप किसी बॉडी को है ना लो लेवल से ज्यादा हाइट वाले लेवल पर पहुंचाए तो आप किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, आपको सबको पता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो हम किसी बॉडी को किसी कम हाइट वाले प्लेस से ज्यादा हाइट वाले प्लेस पर पहुंचाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर आप वर्क करना बंद कर दें तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अगर मैं बैटरी को यहाँ से हटा दूं तो करंट जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में ये बैटरी, ये सोर्स करंट को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, और अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करता है करंट को। मतलब ये बैटरी चार्ज पार्टिकल्स को मान लो इस डायरेक्शन में पुश कर रही है ना, तो ये क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन पुश करेगा। फिर भी बैटरी क्या करती है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करके करंट को बढ़ाती है, करंट को बढ़ाती जाती है, करंट को जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचाती है ये बैटरी। किसके अगेंस्ट वर्क करके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करके करंट को मैक्सिमम तक कर देती है। और करंट को मैक्सिमम जब कर देती है ये बैटरी, तो इस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो चुका होता है। आप समझ गए होंगे, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। और उस केस में इस इंडक्शन कॉइल में, इस सोलिनॉइड में या इस मल्टी टर्न कॉइल में एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसको आप मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, और हम कहते हैं एनर्जी स्टोर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बाय, क्योंकि जिस कॉइल में करंट फ्लो किया जा रहा है वही कॉइल करंट में इंक्रीमेंट का अपोज करती है, और उस
अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट बैटरी वर्क करती है और वो वर्क एनर्जी में स्टोर होता जाता है। जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो वो एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है जो इसमें स्टोर हुई है। मैग्नेटिक है ना एनर्जी होती है इन जनरल। ओके, तो एक बात मैंने आपको बताई कि वर्क कौन करता है। तो किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्स वर्क करता है। उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट को है ना बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कंसीडर an induction coil of self inductance L. Consider an induction coil, ये सोलेनॉइड मल्टी टर्न कॉइल, इनको सबको इंडक्शन कॉइल टेक्निकली बोला जाता है। जिनका सेल्फ इंडक्टेंस होता है उन सबको इंडक्शन कॉइल बोला जाता है। ओके, कंसीडर एन इंडक्शन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। फटाफट लिखिए, कंसीडर एन इंडक्शन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। फुल स्टॉप। देखिए, when electric current is starts flowing through the coil, when electric current is starts flowing through the coil, then due to self induction, yes guys, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? कोई बताएगा अपने से? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट इन दैट कॉइल। तो एक ही कॉइल होती है, किसी भी कॉइल में है ना इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस होना। कब? जब उसी कॉइल में करंट चेंज हो। तो हम कह रहे हैं कि एक इंडक्शन कॉइल है, ठीक है, ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, और उसमें इनिशियली तो कुछ करंट नहीं है, बट उसमें करंट फ्लो करना हमने स्टार्ट किया है और उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी। तो जैसे जैसे हम कॉइल में करंट को बढ़ाएंगे, ईएमएफ बनता जाएगा, ईएमएफ अपोज करेगा उस करंट में इंक्रीमेंट का, और फिर भी एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगा? करंट को बढ़ाएगा। तो एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है और वो वर्क एनर्जी भी स्टोर होता जाता है। ओके, आगे लिखिए। तो पहले मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ तक लिख लिया आपने? करंट के बारे में क्या लिखा था लास्ट? स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दी कॉइल, कॉइल तक लिखा है ना गाइस? बताइए। सेल्फ इंडक्शन तक। अच्छा, देन ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड EMF is induced in the coil, and EMF is induced in the coil, which opposes the change in current, which opposes the change in the current, according to Lenz law. फुल स्टॉप। तो ये पैरा हमें लिखना था कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, और वो ईएमएफ अपोज करता है करंट में चेंज का, ठीक है, करंट में चेंज का अपोज करता है। ओके, लाइन चेंज करके लिखिए।
the total magnetic flux linked with the coil, the total magnetic flux linked with the coil is given as पहले तो बताइए यस और नो, फाई एम इक्वल टू एल आई, कुछ याद आ रहा है ना? तो शायद याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं पूरा बता दूं। फाई एम यस इक्वल टू एन ब्रैकेट बी डॉट ए। अब मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, एक ही कॉइल की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी सोलेनॉइड या किसी भी मल्टी टर्न कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट्स वन टर्न एंड इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब बिकॉज थीटा 0 डिग्री होता है हमेशा, इसलिए cos 0। बी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन अपॉन एल है ना इनटू आई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इनटू आई, स्मॉल एन भी लिखते हैं इसको हम कैपिटल एन अपॉन एल को। ओके, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको याद होगा कि वेरिएबल कौन है, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और ये हो जाता है आई। दैट मीन्स फाई एम इज प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स फाई एम इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, तो इस तरह से आपको एल के बारे में भी बताया था मैंने। किसी भी कॉइल से जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल हो, किसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे भी लिखा जाता है, फाई एम इक्वल टू एल आई। ये आई क्या है? उस इंस्टेंट पर करंट, जिस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स हम कह रहे हैं फाई एम है। करंट इंक्रीज होगा तो फाई एम इंक्रीज होगा, है ना? साफ साफ दिख रहा है आपको? तो इक्वेशन डाइजेस्ट हो गया है ना, पुराना इक्वेशन है, पहली बार नहीं बताया मतलब इसको मैंने। ओके, अब इक्वेशन 1 कर दो, लिखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, according to Faraday's second law, magnitude of induced EMF, according to Faraday's second law, magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF, magnitude है ना, mod apply कर देगा। एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो वो ऑलवेज ऐसा ही सिस्टम में 1 आता है, तो इसलिए मैंने इक्वल अप्लाई किया है। अब देखिए अगर मैं फाई एम के प्लेस पर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दूं तो आप क्या पाएंगे? डी फाई एम अपॉन डी टी, और ये एल आई। अब एल में से और आई में से कांस्टेंट कौन है आपको पता है, और वेरिएबल कौन है ये भी आपको पता है। तो एल कांस्टेंट है, आई वेरी कर सकता है टाइम के रेस्पेक्ट। डन गाइस? यस इसको इक्वेशन 2 दे, ये काम आ सकता है आगे। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता लगाया इन टर्म्स ऑफ एल एंड आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इक्वेशन ध्यान रखनी है, किसी भी है ना इंडक्शन कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एल आई। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आपको पता है, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, बट मैग्नीट्यूड हमने लिया है, ठीक है, फाई एम की वैल्यू फिट की, इक्वेशन 2 तक हम पहुंच गए। अब इंपॉर्टेंट बात, वो जो इंडक्शन कॉइल हम इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग बनाना नहीं है डायग्राम, जिसको हमने किसी सोर्स से कनेक्टेड माना था, ठीक है, और जैसे ही है ना 1 वे की ऑन करते हैं, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और जो एनर्जी स्टोर होती जा रही है इसमें वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट बैटरी वर्क कर रही है करंट को बढ़ाने के लिए, एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है करंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन को भी यूज लेंगे। अब हमें पता है करंट क्या होता है, तो करंट होता है रेट ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब अगर सर्किट में करंट की वैल्यू को ये सोर्स बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये सोर्स क्या कर रहा है, ये सोर्स चार्ज को पुश कर रहा है ना, और ज्यादा चार्ज को पुश कर रहा है, धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है जो सर्किट में मूव कर रही है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट चार्ज को पुश करने में वर्क क्या होगा, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमने पढ़ा है W = Q × V, है ना, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। होता है क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट्स में, W = Q × V। V पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मुझे बताइए ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, एनीवन फटाफट बता दो जल्दी। वोल्ट। एक दो जने और बताओ ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। लोगों को सुनाई दे, है ना। वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट होता है, चार्ज कूलम होता है। तो इस इक्वेशन 2 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट की वैल्यू के साथ चेंज होता है। अब किसी इंस्टेंट पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग है, और उस इंस्टेंट के बाद सोर्स ने सर्किट में करंट को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा और चार्ज फ्लो किया, किसके अगेंस्ट, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट जो इसको आने से अपोज करता है, बट बैटरी अपना पावर लगा रही है इंक्रीज करने के लिए करंट को। तो करंट इंक्रीज कब होगा, जब और एडिशनल चार्ज सर्किट में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट सोर्स को और चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो लेट dW be the amount of work done to flow dq charge against this induced EMF। तो वो ऐसा लिखा जाएगा, फॉर्मूला बताया था ना, W = क्या होता है, Q × V। तो ये है dW, ये स्मॉल चार्ज, और ये बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम ऐसे सडनली नहीं कर सकते कि W = Q × V। ये V जो है यहाँ पर, वो V क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 के बाद लिखिए, इफ dW be the amount of work done, बस ये एक पॉइंट था जो समझना था, इसके बाद तो आप पूरा टॉपिक फटाफट कर देंगे। इफ dW be the amount of work done, if dW be the amount of work done to move dq charge, to move dq charge in the circuit against, to move dq charge in the circuit against the induced EMF, against the induced EMF, इसमें आप दी सोर्स लिख सकते हैं, कहां पर, जो लिखा था ना, इफ dW be the amount of work done by the source, आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये वर्क करता कौन है, बैटरी, सोर्स। इफ dW be the amount of work done by the source, है ना, to move dq charge against, पूरा लिख लिया है आपने, against the induced EMF, then इक्वेशन लिखिए, then इक्वेशन 2 से आपको EMF की वैल्यू पुट करनी है, L di/dt, फ्रॉम इक्वेशन। ओके, अब देखिए dW, पहले सिंगल वेरिएबल करें हम, यहाँ पर dq वेरिएबल, di वेरिएबल, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, L dq/dt into di, देख रहे हैं ना, dq/dt into di, कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा शिफ्टिंग किया है। और dq/dt क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट, तो dW = L I di, बिकॉज dq/dt होता है वो इंस्टेंटेनियस करंट।
तो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे समझते हैं? एल इज एक कांस्टेंट है और किसी इंस्टेंट पर अगर करंट आई है और करंट में डी आई इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, तो सोर्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है? डी डब्ल्यू। तो किसी इंस्टेंट पर आई करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, अब करंट में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट? डी आई इंक्रीमेंट। तो सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। बट हम कह रहे हैं कि इनिशियली करंट जीरो था, पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, इनिशियली करंट जीरो था, करंट को जीरो से आई तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपको पता है, कैसे पता लगेगा? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट के बीच में, आई इक्वल टू जीरो टू आई। चलिए देखिए, इफ या इफ से नहीं लिखे, लिखिए टोटल amount of work done by the external source, total amount of work done by the external source, total amount of work done by the external source to raise electric current, to raise electric current in the coil from, to raise the electric current in the coil from 0 to I, to raise the electric current in the coil from 0 to I। तो सोर्स को टोटल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? यस गाइस, पहुंच गए यहाँ तक? पहले बता दो। और ऑडियो वीडियो सभी की ठीक चल रहा है? Yes, sir. है ना? इंटीग्रेट कीजिए, आपको पता है कैपिटल एल एक कांस्टेंट है और आई को आई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? आई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स अप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचिए। एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम। तो आपने क्या किया होगा? W इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाय 2 बिग ब्रैकेट 0 टू आई, ठीक है? W इक्वल टू एल स्मॉल ब्रैकेट आई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो W इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एक यूजफुल फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर हम क्या लिखते हैं? दिस amount of work done is stored in the form of energy। देखिए, this amount of work done, this amount of work done is stored in the form of energy। This amount of work done is stored in the form of energy, in the form of energy due to self-induction, in the form of energy due to self-induction, that is half Li square। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, किसी भी इंडक्शन कॉइल में जो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, वो एल पर डिपेंड करती है, आई पर डिपेंड करती है, इस तरह से। डन गाइस? इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो बड़ा नॉर्मल स्पीड से हमने इसको किया। आपको पढ़ते पढ़ते काफी कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एग्जाम के लिए कोई स्पेशल अलग से मुहूर्त नहीं निकालते तैयारी का, पढ़ते पढ़ते ही तैयारी हो रही है। तो जो प्रीवियस फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। किसी भी कॉइल में, सॉलिनॉइड में अगर करंट फ्लो करें तो उसमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है Li। फैराडे ने जो हमें सेकंड लॉ बताया था उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। लेंज ने उसमें एक नेगेटिव साइन के बारे में बताया था, बट हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड लिया, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, है ना, वर्क करना पड़ता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है करंट को इंक्रीज करने के लिए, चार्ज को और पुश करने के लिए सर्किट में, ठीक है। और करंट को
फिर हमने पहले तो यहाँ पर dq अपॉन dt को i कर दिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया अंडर द लिमिट 0 टू i, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता लगाया कि सोर्स को कितना वर्क करना पड़ा करंट को 0 से मैक्सिमम तक कर, और वो वर्क एनर्जी में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए, 1 मार्क का एक टॉपिक है एडी करंट्स। एडी करंट्स एस लगा देना, एडी करंट्स। चैप्टर 90% से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टॉपिक हुआ करता था एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। सीबीएसई ने लेकिन उसको 2021 में सिलेबस का पार्ट नहीं रखा। ओके, हेडिंग लिख लिया एडी करंट्स। कुछ स्टार्ट करें? Yes, sir. एडी करंट्स क्या होता है? एडी करंट तो ये जो वर्ड होता है ना, एडी, एडीज, वर्लपूल, जैसे वाटर में या एयर में इस तरह से एडीज जनरेट होती है, वर्लपूल। जब पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल्स सर्कुलर स्पिन करने लग जाए, सर्कुलर घूमने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडीज या वर्लपूल। अब अगर मेटल के किसी ब्लॉक की हम बात करें, मेटल का कोई पीस है हमारे पास, तो मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, ये एक मेटल का एक ब्लॉक है, आयरन का एक ब्लॉक है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम चेंज करें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम चेंज करें किसी भी प्रोसेस से, तो इस मेटल के ब्लॉक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो व्रिल करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है चार्ज पार्टिकल है, जब इलेक्ट्रॉन स्विंग करेंगे, सर्कल डिस्क्राइब करने लग जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? करंट्स। करंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप में अगर घूमते हैं तो जिस तरह से एयर में, वाटर में मॉलिक्यूल्स ग्रुप में जब व्रिल करते हैं तो हम कहते हैं साइक्लोन्स, एडी, वर्लपूल जनरेट होते हैं। तो मेटल के किसी ब्लॉक में जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है, जब मेटल के ब्लॉक से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग जाते हैं, और वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, एटम के अबाउट तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते ही रहते हैं। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मोशन कर रहे थे, वो जब एक मैनरफुल सर्कुलर मोशन करते हैं तो बनते हैं एडी करंट्स। ओके, एडी करंट्स का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में भी। ओके, तो लिखिए, एडी करंट्स आर द करंट्स, एडी करंट्स, एडी करंट्स आर द करंट्स, are the currents in any conductor, in any conductor, when the conductor, when the conductor is placed in, when the conductor is placed in changing magnetic field, when the conductor is placed in changing magnetic field, changing magnetic field, variable magnetic field। तो किसी भी कंडक्टर को अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स व्रिल करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं ग्रुप में। तो क्या बनाते हैं वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन? एडी करंट्स, एडी करंट्स। okay, तो डेफिनेशन लर्न हो जाए आपको, एडी करंट्स आर द करंट्स
in any conductor when the conductor placed in changing magnetic field. Okay, कुछ लोग कहते हैं when magnetic flux linked with any conductor changes with time, then circular currents starts flowing in the conductor. That circular currents is also called eddy currents. But हमने जो definition लिखी वो थोड़ी सी और स्टैंडर्ड और कॉम्पैक्ट है. ओके, अब एडी करंट्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं चाहे तो. क्या लिख लीजिए. तो पहले समझा देते हैं, वो जो ब्लॉक था उससे आप बात को समझ लेंगे. अभी तो बस एक इंफॉर्मेशन दी कि एडी करंट है क्या, अभी बहुत कुछ बात करेंगे. तो देखिए हमें मेटल के ब्लॉक में ये फेसेस दिख रहे हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, तो ये फेस 1 फेस 2, आमने सामने की जो 1 2 फेस है, ये फेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. तो एक्चुअल में ये जो 1 2 फेस है, इनमें एडी करंट्स जनरेट होता है. अंदर इनफाइनाइट आप फेस मान सकते हैं, बट वो फेसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उनमें एडी करंट्स जनरेट होता है. तो एडी करंट जो जनरेट होगा वो कहाँ जनरेट होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज इन परपेंडिकुलर प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस पॉइंट में, इस नोट में मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूँ, एडी करंट्स किस प्लेन में जनरेट होते हैं? उस प्लेन में, कंडक्टर के अंदर उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर. देखिए, in any conductor eddy currents are always, in any conductor eddy currents are always perpendicular, eddy currents are always perpendicular to the direction of applied magnetic field, to the direction of applied magnetic field, to the direction of applied magnetic field. ओके, एक पॉइंट आपने लिखा. एक और पॉइंट है, बहुत यूजफुल पॉइंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं इससे. ओके, आपको डायग्राम बता देते हैं. जैसे फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको एक मेटल का ब्लॉक दिखा देंगे, डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे, और जो फेसेस होते हैं उनकी नेमिंग कर देंगे, और आपसे पूछेंगे बताइए किस फेस में मैग्नेटिक एडी करंट जनरेट हो सकता है. एक और पॉइंट, इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम एडी करंट्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन देंगे कि एडी करंट्स जो इंड्यूस होता है एक तरह से, वो उस कॉज का अपोज करते हैं जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो ये जो एडी करंट किसी कंडक्टर में जनरेट होते हैं, ये एडी करंट्स भी उस कॉज का अपोज करते हैं जो इन्हीं के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो लिखना स्टार्ट कीजिए. द डायरेक्शन ऑफ eddy currents, the direction of eddy currents is such that the direction of eddy currents is such that it opposes the cause, it opposes the cause that produce it, it opposes the cause that produce it, that produce it. तो किसी भी कंडक्टर में जो सर्कुलर करंट जनरेट होते हैं उनको हम कहते हैं एडी करंट्स. अगर कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसको चेंज कर रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर सर्कुलर करंट जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ व्रिल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. सर्कुलर करंट जनरेट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं एडी करंट्स. अब सर्कल में 2 डायरेक्शन होती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना. और मैग्नेटिक फील्ड की भी 2 डायरेक्शन हो सकती है, आइदर लेफ्ट और राइट. अगर मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो एडी करंट खुद की डायरेक्शन को इस तरह से सेट करेगी कि उस इंक्रीमेंट का वो अपोज कर सके, है ना. क्योंकि सर्कुलर करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. आप सबको पता है
अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स व्रिल करके क्या बना रहे हैं, सर्कुलर करंट, तो सर्कुलर करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो वो सर्कुलर करंट जो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो। इस तरह से अपोज करते हैं। और अगर बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को आप कम करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन व्रिल करने लग जाते हैं और वो डिक्रीमेंट का अपोज करते हैं इस तरह से। तो कुल मिलाकर कंडक्टर में जो एडी करंट्स सर्कुलर करंट जनरेट होते हैं वो सर्कुलर करंट भी उस कॉज का अपोज करते हैं जो इनके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसी कॉन्सेप्ट पर मैग्नेटिक ट्रेन्स में ब्रेक अप्लाई करते हैं। जो ट्रेन्स में मेटल के व्हील्स होते हैं, मेटल के व्हील्स है इसका मतलब कंडक्टर है, और उन मेटल के व्हील्स के वहां पर एक सोलेनॉइड अटैच कर देते हैं। एक सोलेनॉइड के बारे में आप जानते हैं, सोलेनॉइड क्या जनरेट करता है, कंट्रोल्ड मैनर में मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो किया जाता है सोलेनॉइड, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेटल के जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के उससे लिंक हो जाती है। अब व्हील जब घूमता है तो जिस पोर्शन के सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो पोर्शन आगे जाएगा, दूसरा पोर्शन नया इसके सामने आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के सामने जो पोर्शन आता है वहां पर एडी करंट जनरेट होती है, जाता है तो भी एडी करंट जनरेट होती है। और वो एडी करंट किसका अपोज करती है, उस कॉज का जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कॉज क्या है, कॉज है मोशन ऑफ व्हील। तो मोशन ही ब्रेक होने लग जाता है, मोशन पर ही रिटार्डेशन होने लग जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक एक क्वेश्चन आप बताइए मुझे, एक है ना मेटेलिक सिलेंडर है और आइडेंटिकल मेटेलिक सिलेंडर है, दो मेटेलिक सिलेंडर है, सिलेंडर ए सिलेंडर बी। इस मेटल के सिलेंडर में हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, हाइट दोनों की सेम है। और इस मेटल के सिलेंडर में मैंने एक मैग्नेट को ड्रॉप किया, मैग्नेट को, लाइक एन पोल है या एस पोल। तो दोनों सेम हाइट के सिलेंडर हैं, एक में जस्ट एक स्टोन को ड्रॉप किया और एक में है ना मैग्नेट को। तो है ना सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा, साथ साथ या फिर अलग अलग टाइम पर नीचे गिरेंगे, और अलग अलग टाइम पर गिरेंगे तो कौन पहले नीचे गिरेगा। सेम हाइट के सिलेंडर हैं, एक ने स्टोन को ड्रॉप किया और एक ने बार मैग्नेट को, और बिल्कुल सेम टाइम पर ड्रॉप कर दिया। दोनों साथ साथ नीचे आएंगे या अलग अलग टाइम पर आएंगे, और अगर अलग अलग टाइम पर आएंगे तो नीचे पहले कौन आएगा। हाँ कोई बताना चाहे तो बताएं। स्टोन पहले नीचे आएगा, ये कह रहे हो, स्टोन पहले नीचे आएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है, स्टोन पहले नीचे आएगा। रीजन, स्टोन को तो ग्रेविटी, वन एंड ओनली ग्रेविटी नीचे खींचती जा रही है ना। मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, नो डाउट, बट ये जो मेटल के सिलेंडर है ना, मैंने बोला या नहीं बोला, ये सिलेंडर मेटल के हैं, दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर है। ओके, तो ये जो मेटल के सिलेंडर है, जब इसमें मैग्नेट नीचे आएगा तो आप समझ सकते हैं मेटल के सिलेंडर को आप है ना इनफाइनाइट मेटल की रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। तो ये जो मेटल की वॉल्स हैं, जब बार मैग्नेट नीचे आएगा तो बार मैग्नेट के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे आएगा। तो जो मेटल की वॉल्स हैं उसमें एडी करंट्स जनरेट होगी, और वो एडी करंट्स उस कॉज का अपोज करती है, एडी करंट्स उस कॉज का अपोज करती है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर बार मैग्नेट को आप बीच में लाकर रोक दें, कहीं पर रोक दें, मोशन नहीं कर रहा है बार मैग्नेट, तो कहीं एडी करंट भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वॉल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया। बट बार मैग्नेट को जैसे ही आप देख रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वॉल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। जब नीचे आ रही है तो बढ़ रहा है, और नीचे से और नीचे जा रही है तो फिर रिड्यूस भी हो रहा है। तो एक प्लेस पर कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, और दोनों ही कंडीशन में एडी करंट्स उस कॉज का अपोज करती है जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुल मिलाकर एडी करंट्स बार मैग्नेट के डाउनवर्ड मोशन का अपोज करती है, ब्रेक लगाती है, नीचे की तरफ जो मोशन है उसका ब्रेक लगाती है। तो थोड़ा रिटार्डेशन हो जाता है, स्पीड नीचे की तरफ कम हो जाती है इस बार मैग्नेट की, तो टाइम लगता है ना। तो इस तरह से एडी करंट के बारे में दो इंफॉर्मेशन मैंने दी कि एडी करंट्स किस प्लेन में जनरेट होती है, उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। और दूसरा पॉइंट आपको बताया, एडी करंट्स उस कॉज का अपोज भी करती है जो उसी के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आज हम ये दो ही काम करने वाले थे, एक तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड
एडी करंट्स। एडी करंट्स की कुछ एप्लीकेशन हम करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। प्रियंका जिंगर, इतनी लेट कौन आता है भाई? ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं हम। गुड डे, सर। बाय, थैंक यू। Good day, sir. Yes, sir. Thank यस।